पूर्णिया से बड़ी खबर मिल रही है, जहां भोज खा के आ रही बच्ची की हत्या कर दी गई है। गला रेतकर 5 साल की मासूम की हत्या की खबर मिल रही है। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। शादी समारोह से लौट रही थी बच्ची। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। अमौर थाना के धुरपैली पंचायत की घटना बताई जा रही है। पुलिस ने शव को बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पूर्णिया से बता रहे हैं, जहां मासूम बच्ची की मौत की खबर है। भोज खाकर लौट रही थी बच्ची, तभी गला रेतकर 5 साल की मासूम की हत्या कर दी गई। पुलिस ने बच्ची के शव को बरामद कर लिया है और शादी समारोह से बच्ची वापस लौट रही थी। बताया जा रहा है कि इस पूरे घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। अमौर थाना के धुरपैली पंचायत की घटना है और अब पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 5:30 बजे करीब बच्ची घर से निकली थी। उसके बाद बच्ची लापता रही। तो खोजने निकले तो फिर बहुत देर के बाद चारों तरफ ऐलान भी करवाए, मंदिरों में, मस्जिदों में जाके लोगों के। तो फिर सारे लड़के मिलके नहीं मिलने के बाद सब लड़का मिलके गए मकई खेत खोजने के लिए। तो घर के पास ही वो बागान टाइप का है, उसी के बगल में बच्ची गर्दन कटी हुई है। गर्दन कटा हुआ? गर्दन कटी हुई है। मतलब कोई लगता है कि हत्या किया है। हाँ, हत्या की है। बताइए किसी मकई खेत में रखा हुआ था। बच्ची का परिजन उठा के घर पर लाया। पुलिस को सूचना मिला, हम लोग गए, जाकर के उठा के पोस्टमार्टम में लाए। छपरा से आपको बड़ी खबर बताते हैं। घर से अगवा कर युवक की हत्या कर दी गई। रविवार से ही लापता युवक बताया जा रहा था। खंडहरनुमा मकान में शव बरामद किया गया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। डेरनी के दिसंबरपुर गांव की घटना बताई जा रही है। तो छपरा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां से घर से अगवा कर युवक की हत्या की गई है। रविवार से ही युवक लापता बताया जा रहा था और अब खंडहरनुमा मकान में शव मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घर से आया था, पढ़ाई करके आया और बाद में घर पे गया, मम्मी से मोबाइल मांगा तो डांट दिया मम्मी, तो उसके लिए चला गया। और जाने के बाद अब पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं, दोस्तों के साथ गया, कौन उसको पकड़ के ले गया, कहाँ गया ये तो पता नहीं है, लेकिन उसको कोई ले गया साथ में अपने, और साथ में ले जाके कहीं पे उसको रखा गया है। उसको अपहरण करके ले कर जा करके और शनिवार को रात में ही उसको मार दिया गया है। उसको गला ममोड़ कर कैसे किया गया है वो तो पता नहीं है, लेकिन अभी जो पोस्टमार्टम हो रहा है उसमें पता चल जाएगा। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं, जहां लगातार एक्शन में सीएम सम्राट चौधरी दिख रहे हैं। जनता से सीएम ने मुलाकात की है और सीएम ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। जनता से सीएम ने मुलाकात की है। सीएम ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के गिरने के बाद देश के साथ साथ बिहार में भी सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी और सहयोगी दलों के नेता इस विफलता के लिए कांग्रेस, आरजेडी और सपा जैसी विपक्षी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराते हुए सड़क पर उतरे। आज पटना के गांधी मैदान से करगिल चौक तक विशाल आक्रोश प्रदर्शन किया गया। हजारों की संख्या में एनडीए की महिलाओं ने सड़क पर उतरकर विपक्ष के प्रति अपने गुस्से का इजहार किया और विपक्ष को इसकी बड़ी गलती की बड़ी सजा भुगतने की चेतावनी दी। आक्रोश मार्च में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी शामिल हुए और आरजेडी, कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टियों पर निशाना साधा। सम्राट चौधरी ने कहा कि जब तक महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक ये आंदोलन जारी रहना चाहिए। महिलाओं की शक्ति को ये 4 पंक्ति समर्पित करता हूँ। इस दुनिया की शान है नारी, ईश्वर के समान है नारी, घर आंगन की मुस्कान है नारी, शक्ति और सम्मान है नारी, शक्ति और सम्मान है नारी। आज उस दिन लोकसभा में बिल आने के पहले 3 दिनों तक पूरे देश की बहनें जो है प्रसन्न थी, खुशियां मना रहे थे कि जब नारी संशोधन विधेयक पास होगा तो हम लोगों को 1/3 बहुमत से विधायिका में और संसद में भी हम लोग को अधिकार मिलेगा। लेकिन जिस तरह उस दिन विपक्ष के नेताओं ने जो किया, उस बिल को गिरा दिया। जिस तरह राजद ने
महागठबंधन ने इस उनके अधिकार को छीना है। अधिकार कोई नहीं छीना, हमारी महिलाओं को अपमानित किया है। पूरे देश में मां बहनें इस अपमान का बदला लेने के लिए उठ खड़ी हुई है। मोदी जी चाहते थे कि 33% का आरक्षण देकर देश की महिला बहनों के लिए आज यदि बिहार में चुनाव होता नए परिसीमन में 2029 में और 30 में साथियों, तो हमारी जो महिला बहनें आज मात्र 29 विधायक है, वो सिर्फ 29 नहीं होती, कम से कम 122 विधायक चुनाव जीतकर बिहार से जाती। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, राहुल गांधी चाहते हैं कि सिर्फ हमारी बहन प्रियंका गांधी देश में सांसद पहुंचने का काम करे। यहां पर लालू जी और उनके परिवार के लोग चाहते हैं कि मेरी पत्नी विरोधी दल का नेता बने, मेरी बेटी लोकसभा का सदस्य बने। बगल में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव चाहते हैं कि सिर्फ उनकी पत्नी सांसद बनकर जाए। डीएमके के नेता चाहते हैं, स्टैलिन चाहते हैं कि सिर्फ उनकी बहन कनिमोझी देश के सांसद बनकर जाए। लेकिन मोदी जी चाहते हैं कि इस देश में 272 बहनें लोकसभा में पहुंचने का काम कर सके। हमारी बहनों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि आपका आंदोलन जारी रहे। आपके इस आंदोलन में पूरी तरह हम लोग भी खड़े हैं। मुख्यमंत्री की हैसियत से भी आप सभी बहनों के साथ खड़े हैं और पूरा एनडीए का कुनबा भी आपके साथ खड़ा है। आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़कर बिहार के एक एक व्यक्ति, एक एक महिला, एक एक नारी का सम्मान बढ़ाने का काम कीजिए। जिस तरह मोदी जी इस देश की महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसी तरह बिहार के सभी पुरुष आपके पीठ पर खड़ा होकर आपके सम्मान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इतना ही कहूंगा कि जन आक्रोश को ज्वाला बनाकर रखिए और ये ज्वाला तब तक जिंदा रखिए जब तक आपको विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण 33% मिल नहीं जाता है। तब तक आंदोलन जारी रखने का काम कीजिए। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि विपक्ष ने आरक्षण बिल गिराकर महिलाओं का अधिकार छीना है। अगर विपक्ष इस बिल का साथ देता तो जिस बिहार में आज 29 महिला विधायक हैं, आगामी चुनाव में महिला विधायकों की संख्या बढ़कर 122 हो जाती। अब सम्राट चौधरी के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। जेडीयू जहां सम्राट चौधरी के बयान के साथ है तो विपक्ष को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रही है। वहीं विरोधी कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने बीजेपी पर नौटंकी करने और घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगाया है। आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय तेजस्वी जी सिर्फ अपने घर की मां और बहन को, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उन्हें देखना पसंद करते हैं। आम आवाम की बेटियां वहां विधायक और एमपी बन के पहुंचे, ये बर्दाश्त नहीं विपक्ष को। इसके लिए संपूर्ण भारत की आधी आबादी कभी विपक्ष को माफ नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब महिलाओं के हित की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे चाकू पसलियों से यारी कर रहा हो। इस देश की महिलाओं को पता है कि भाजपाइयों का चरित्र कैसा है। महिलाओं के प्रति उनका चरित्र जगजाहिर है, इसलिए इस पर चर्चा करना ही बेकार है। इस देश में 2023 में ही कांग्रेस पार्टी के समर्थन से महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। हिम्मत है मोदी जी को तो आरक्षण दे के दिखाएं। देखिए, ये भाजपाइयों का नौटंकी है, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जब ये महिला आरक्षण बिल था ही नहीं, ये तो लाल साड़ी में लपेट कर लाया था परिसीमन को लेकर के। अगर देना है तो हम लोग तो कह रहे हैं कि 50% आरक्षण दे महिलाओं को और इसी परिसीमन में दें 543 सीटों पर। इसमें क्यों भाग खड़े हो रहे हैं? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महिला आरक्षण मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष खासकर कांग्रेस महिला विरोधी है। वहीं ममता बनर्जी पर भी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देने का आरोप लगाया है।
तो कांग्रेस पार्टी शुरू से आरक्षण के विरोध में रहा, ओबीसी का, नेहरू से लेके सोनिया गांधी तक। अब महिला आरक्षण को भी 40 साल से कांग्रेस ने लटकाया भटकाया, और बिहार के आरजेडी के सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में बिल को फाड़ा था, और आज घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। महिलाओं का आरक्षण रोकने का काम किया और जश्न भी मनाए। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी की महिला आक्रोश रैली के मंच से सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में महिलाओं की सुरक्षा पर जो भी खतरा पैदा करेगा या उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा, उसे पाताल से भी ढूंढकर उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि आपकी सुरक्षा के लिए आपका भाई सम्राट चौधरी यहां खड़ा है और महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। बिहार की महिलाओं को स्वस्थ करना चाहता हूं। बिहार के महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहले तो बिहार में अभिभावक के तौर पर नीतीश कुमार जी आपके बीच में काम कर रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभिभावक के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन एक एक महिलाओं को बता देना चाहता हूं, ये आपका भाई सम्राट चौधरी यहाँ पर खड़ा है। आपके लिए कोई भी असुरक्षा की स्थिति खड़ा करेगा तो उसको पाताल से भी खोजने का काम करूंगा, उसको छोड़ नहीं सकता। बढ़ते आगे और बात करते हैं अगली खबर की। नीतीश कुमार ही विधानसभा में अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। जेडीयू विधायक दल की बैठक में नेताओं ने नीतीश कुमार को ही विधायक दल का नेता चुनने की जिम्मेवारी सौंपी है। सभी नेताओं ने एक मत से नीतीश कुमार को इसके लिए अधिकृत किया है। एकने मार्ग में हुई जेडीयू विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार भी शामिल थे और इस मौके पर नीतीश कुमार ने पार्टी के तमाम नेताओं को आश्वस्त किया कि आप लोग चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। उन्होंने बैठक में एक और बड़ी बात कही, वे जल्द ही एक बार फिर पूरे बिहार का दौरा करेंगे। तो जेडीयू विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपना बयान दिया है। उन्होंने बताया कि सभी विधायकों ने एक मत से पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुनने के लिए अधिकृत किया है। नीतीश कुमार ने राज्य भर में भ्रमण कर कार्यकर्ताओं, सहयोगी दलों से मिलने की बात कही है और क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी जो पार्टी के सर्वमान्य नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको विधायक दल का नेता चुनने के लिए अधिकृत कर दिया गया। अब वह विधायक दल का नेतृत्व करता कौन होगा वह तय करेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी ने आश्वस्त किया कि मैं संसदीय कार्य से दिल्ली रहूंगा। इसके अलावा पार्टी के साथियों के साथ और पार्टी के साथियों से मिलना, यह कि पटना नहीं, राज्य के विभिन्न इलाके में जाकर के और गठबंधन के साथियों के साथ मिलना, साथ ही साथ जो विकास कार्य किए गए हैं उसकी प्रगति की अद्यतन स्थिति क्या है, यह लोगों से जानकारी लेंगे। तो यह हमारे लिए सुकून है कि मैं हूं ना, ये आज चरितार्थ हो गया। तो जेडीयू विधायक दल की बैठक में आज बड़ा फैसला लिया गया। नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुनने के लिए अधिकृत कर दिया गया है और साथ ही वे बिहार का भी दौरा करते रहेंगे, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस आरजेडी ने नीतीश के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा, तो जेडीयू का दावा है नीतीश कुमार पूरी तरह सक्रिय हैं और पार्टी और भी मजबूत बनकर उभरेगी। नीतीश कुमार ने जितना बोल्डली बातें कही उससे साफ लग रहा था कि वो 14 करोड़ बिहारियों को भूले नहीं है, उनकी फिक्र है। वो बिहार के हर जिले में जाकर के हर वर्ग के लोगों से मिलेंगे और बिहार के को जिस विकास की राह पर उन्होंने लगाया है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। और बहुत बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि जनता दल यूनाइटेड एक मजबूत और इससे भी ज्यादा मजबूत पार्टी बनकर के आएगी। जदयू की बैठक में माननीय नीतीश कुमार जी ने जो भरोसा दिया है कि वे बिहार का दौरा करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा जारी रखेंगे, यह स्वागत योग्य है। एनडीए में हम सभी दल मिलकर बिहार के विकास और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं।
नेतृत्व को लेकर जो भी निर्णय होगा वह पूरी तरह से उनका आंतरिक विषय है और हमें विश्वास है कि वे बिहार हित में उचित फैसला लेंगे। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है उसके मुताबिक नीतीश कुमार जी को या तो दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा या फिर पटना से बाहर घुमाते रहा जाएगा। उनको पटना में नहीं रहने देना है, क्योंकि पटना में रहेंगे तो उनके करीबी रिश्तेदार, उनके शुभचिंतक, जदयू में जो अभी भी 2-4 लोग समर्पित जदयू वाले बचे हैं वो उनसे मिलते जुलते रहेंगे। ये मिलना जुलना नहीं होने देना है, भाजपा यही चाहती है। नीतीश कुमार जी 20 सालों में बिहार और बिहार के विकास के प्रति चिंता नहीं किए, कार्यकर्ताओं के प्रति चिंता नहीं किए, लेकिन जब पद त्याग कर दिए तो अब कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं बिहार का दौरा करूंगा। नीतीश कुमार जी, आप तो हर साल बिहार का दौरा करते रहे हैं, लेकिन बिहार के कार्यकर्ताओं से नहीं मिले हैं, बिहार के आम आवाम से नहीं मिले हैं। आप पदाधिकारी अधिकारी के अधीन ही पूरी राजनीति का कवायद करते रहे हैं। बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं इंडो नेपाल बॉर्डर की, जिसकी सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार बेहद सख्त है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद इसकी जिम्मेदारी संभाल रखे हैं और अगले महीने गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक भी होने वाली है। इस बैठक में बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीजीपी विनय कुमार शामिल होंगे और इस बैठक में सीमांचल के साथ ही इंडो नेपाल सीमा से लगे सभी जिले के डीएम और एसपी के साथ डीआईजी और आईजी भी वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे। बैठक में सीमा पार से घुसपैठ, सूखे नशे की तस्करी, पशु या अन्य अवैध सामानों की तस्करी सहित कई मुद्दे पर विस्तार से रणनीति बनाई जाएगी ताकि इन सब अवैध धंधों पर नकेल कसा जा सके। भी बॉर्डर है और बंगाल के भी बॉर्डर है, तो और बॉर्डर भी पोरस है। इसके कारण से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां हैं। अवैध सामानों की आवाजाही से लेकर अवैध लोगों का भी आवागमन होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो नशे का कारोबार है उसका भी एक ट्रांजिट रूट है और मैंने अपने क्षेत्र भ्रमण में पाया है कि यहाँ भी ब्लॉक लेवल पर और गांव में भी सूखे नशे का प्रचलन बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से इस सोर्स को जो है बैकएंड तक जाकर के इस पर विराम लगाने की जरूरत है और इस दिशा में सभी थाना प्रभारी और सभी पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं। काफी कार्रवाई भी हुई है। हमारे पीछे आप ये जोगबनी बॉर्डर देख रहे हैं जो अररिया जिले में आता है और बताते चले कि ये बॉर्डर जो है वो नेपाल को जाता है और इंटरनेशनल बॉर्डर है। यहाँ पे देख सकते हैं कि नेपाल और बिहार की जो है भारत की जो है रोटी बेटी का रिश्ता नाता है और इस कारण से यहाँ पे रोजाना कर सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो आते हैं और जाते हैं। नेपाल के लोग जो है वो इंडिया में आकर करके खरीदारी करते हैं और इंडिया के लोग जो है वो नेपाल में जाकर के खरीदारी करते हैं। हालांकि जो बॉर्डर की सिक्योरिटी है उसको लेकर के एक बड़ी बैठक जो है वो एक बार फिर से होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह ये बैठक करने वाले हैं और इस बैठक से पूर्व बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव जो है वो समीक्षा करने बॉर्डर की सिक्योरिटी की जांच करने के लिए यहाँ आने हैं और आकर के वो समीक्षा करेंगे। फिर इसके बाद जो है आगे की रणनीति जो होगी इंटरनेशनल जो बॉर्डर है इंडिया और नेपाल का उसकी सुरक्षा व्यवस्था और किस तरह से बेहतर की जाए इस पर चर्चा होगी, इस पर रणनीति बनेगी। साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि नेपाल से बड़ा जो बॉर्डर है वो पोरस बॉर्डर है और उसका फायदा जो है हमेशा जो है वो असामाजिक तत्व जो है वो तस्कर जो है उठाते हैं और बड़ी संख्या में जो तस्करी है वो की जाती है और कहीं कहीं कह सकते हैं कि इसका असर जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। चूँकि पोरस बॉर्डर इलाका है तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में तस्कर जो है वो एक्टिव रहते हैं और चाहे वो मादक पदार्थ हो, मानव तस्करी हो, घुसपैठ हो, सभी जो है यहाँ का एक ज्वलंत मुद्दा है जिस पर एक चर्चा जो है पहले भी हुई है और आगे जो है एमएचए में जो बैठक होगी उसमें एक ये ज्वलंत मुद्दा है जिसको लेकर के अब रणनीति तैयार की जा रही है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो मानव तस्करी और घुसपैठ का जो बड़ा मुद्दा है विषय है इससे निपटने के लिए ही रणनीति जो है वो बनाई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द जो इंडिया गवर्नमेंट है वो इस मानव तस्करी और घुसपैठ पर एक बड़ी चोट करने वाली है जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। अमित कुमार, न्यूज़ 18, जोगबनी, इंटरनेशनल बॉर्डर।
और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना के अटल पथ पर बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार और ई रिक्शा की टक्कर हो गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए हैं। अटल पथ इंद्रपुरी मोड़ के पास यह हादसा हुआ है। ई रिक्शा भी हादसे में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। ई रिक्शा सवार लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की। देखिए, पटना का ये अटल पथ जहां ये भीषण हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कार और ई रिक्शा की टक्कर हो गई। ये तस्वीर आप उस कार की देख रहे हैं जिसके परखच्चे उड़ गए हैं और ई रिक्शा पर सवार कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सिवान में पारिवारिक कलह ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया है। दूल्हा बनने से पहले ही एक युवक ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया जिससे पूरे इलाके को दहला दिया है। घटना जीबी नगर थाना क्षेत्र के ओलीपुर गांव की है, जहां लड़की पक्ष को उपहार में ज्वेलरी देने को लेकर घर में विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी युवक ने चाकू से हमला कर अपनी बुआ को मौत के घाट उतार दिया। वहीं बीच बचाव करने गए 5 रिश्तेदारों को चाकू मारकर घायल कर दिया, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। युवक मौके से फरार है, जिसकी जांच की जा रही है। खबर आपको भोजपुर से दिखाते हैं, जहां सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महज 7 घंटे के भीतर 5 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरा मामला शाहपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 19 अप्रैल 2026 को एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। बताया जा रहा है कि पीड़िता सुबह शौच के लिए घर से बाहर गई थी और तभी गांव के ही 5 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और तुरंत जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने अभी सभी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गोपालगंज के रिहायशी मोहल्ले में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के तुरकहा टोला की है। देखते ही देखते आग की लपटें पास के गेहूं की फसल और सूखे खरपतवार तक पहुंच गई, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए और आग बुझाने की कोशिश की गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। समय रहते आग बुझ जाने से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। प्रशासन मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको जमुई से दिखाते हैं, जहां नगर थाना क्षेत्र के खैरमा में कुख्यात अपराधी ढेबू यादव की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला हो गया। लाठी डंडे और ईंट पत्थर से किए गए हमले में 2 सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही घायल हो गए हैं, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बावजूद इसके पुलिस ने ढेबू यादव को गिरफ्तार कर लिया। मामले में ढेबू यादव समेत 5 लोगों को पकड़ा गया है, जबकि उस पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।